पीओके की वादियों में इस समय बहती हवा सामान्य नहीं है। उसमें एक अजीब सी बेचैनी, तनाव और बारूद की गंध घुल चुकी है, जो यह संकेत दे रही है कि हालात केवल सीमित झड़पों तक सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि एक बड़े और व्यापक संघर्ष की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। नीलम घाटी, जो कभी अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जानी जाती थी, आज रणनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन चुकी है, जहां हर पहाड़ी, हर मोड़ और हर जंगल के पीछे सैन्य हलचल छिपी हुई है। भारतीय सैन्य बलों ने जिस तरह से अपनी तैनाती को सुदृढ़ किया है, वह केवल रक्षात्मक कदम नहीं, बल्कि स्पष्ट रूप से एक निर्णायक रणनीतिक संकेत है कि अब स्थिति को किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं पड़ने दिया जाएगा। सीमावर्ती इलाकों में बीएसएफ और अन्य सुरक्षा बल पूरी सतर्कता के साथ अपने मोर्चों पर डटे हुए हैं, और उनके चेहरे पर दिखने वाला आत्मविश्वास यह दर्शाता है कि वे किसी भी संभावित परिस्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। दूसरी ओर ड्रैगन की सेना भी लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रही है। उनकी आर्म्स यूनिट कभी टैंकों की गड़गड़ाहट के साथ, तो कभी बख्तरबंद वाहनों की आवाज के जरिए मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह केवल सैन्य तैनाती नहीं, बल्कि एक शक्ति प्रदर्शन भी है। नीलम घाटी के आसमान में उड़ते भारतीय ड्रोन और निगरानी विमान लगातार हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं, और उनकी फीड से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वे किसी भी साधारण सैन्य गतिविधि से कहीं अधिक गंभीर स्थिति की ओर इशारा करती हैं। इन तस्वीरों में स्पष्ट देखा जा सकता है कि पीओके के कई हिस्सों में नई सैन्य संरचनाएं खड़ी की जा रही हैं, अस्थायी बंकर बनाए जा रहे हैं, और बड़े पैमाने पर तोपों तथा टैंकों की मूवमेंट हो रही है। ड्रैगन की सेना द्वारा जंगलों के बीच नकली ढांचे तैयार करना यह दिखाता है कि वे केवल रक्षा की तैयारी नहीं कर रहे, बल्कि भ्रम और छल की रणनीति भी अपना रहे हैं, ताकि वास्तविक तैनाती को छुपाया जा सके। इस पूरे घटनाक्रम ने क्षेत्र की स्थिति को और अधिक जटिल बना दिया है, क्योंकि अब यह स्पष्ट नहीं रह गया है कि कौन सा कदम केवल दिखावा है और कौन सा वास्तविक आक्रामक तैयारी का हिस्सा है। भारतीय मोर्चे पर तैनात हर जवान के मन में केवल एक ही भावना है: देश की सुरक्षा सर्वोपरि है, और इसके लिए किसी भी हद तक जाना स्वीकार्य है। 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे जैसी दृढ़ प्रतिज्ञा केवल एक नारा नहीं, बल्कि एक स्पष्ट सैन्य नीति का प्रतीक बन चुकी है। इस संकल्प ने न केवल सैनिकों के मनोबल को ऊंचा किया है, बल्कि यह विरोधी पक्ष के लिए भी एक स्पष्ट संदेश है कि अब किसी भी प्रकार की आक्रामकता का जवाब उसी तीव्रता से दिया जाएगा। सीमा पर लगातार बढ़ती गतिविधियां यह संकेत दे रही हैं कि दोनों पक्ष अब केवल निगरानी या सतर्कता के स्तर से आगे बढ़ चुके हैं, और किसी भी क्षण स्थिति नियंत्रण से बाहर जा सकती है। इस पूरे परिदृश्य में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह संघर्ष केवल 2 सेनाओं के बीच नहीं रह गया है, बल्कि यह रणनीति, तकनीक, मनोवैज्ञानिक युद्ध और कूटनीतिक संकेतों का एक जटिल मिश्रण बन चुका है। ड्रोन निगरानी, सैटेलाइट इमेजिंग, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और साइबर गतिविधियां इस संघर्ष को एक नए आयाम में ले जा रही हैं, जहां केवल जमीन पर मौजूद सैनिक ही नहीं, बल्कि तकनीकी संसाधन भी निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। भारतीय सेना द्वारा लगातार निगरानी और सटीक जानकारी एकत्रित करने की क्षमता यह दर्शाती है कि युद्ध अब केवल हथियारों की ताकत पर नहीं, बल्कि जानकारी और रणनीतिक निर्णयों पर भी निर्भर करता है। स्थानीय स्तर पर रहने वाले लोगों के लिए यह स्थिति और भी भयावह हो चुकी है। जहां एक ओर उन्हें अपने घरों और परिवारों की चिंता है, वहीं दूसरी ओर लगातार बढ़ती सैन्य गतिविधियों के कारण उनका सामान्य जीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। रात के सन्नाटे में टैंकों की आवाज, आसमान में उड़ते विमानों की गूंज और दूर कहीं से आती गोलियों की आवाज ने उनकी जिंदगी को अनिश्चितता और डर के घेरे में डाल दिया है। यह केवल एक सैन्य टकराव नहीं, बल्कि मानवीय संकट की ओर बढ़ता हुआ एक गंभीर संकेत भी है। कुल मिलाकर पीओके और नीलम घाटी में बन रहे हालात यह स्पष्ट कर रहे हैं कि स्थिति अत्यंत संवेदनशील और विस्फोटक हो चुकी है। हर नई गतिविधि, हर नई तैनाती और हर नया कदम इस क्षेत्र को एक बड़े संघर्ष की ओर धकेल रहा है। अब यह केवल समय की बात लगती है कि यह तनाव किस दिशा में जाएगा।
क्या यह कूटनीतिक प्रयासों से नियंत्रित हो पाएगा या फिर ये एक ऐसे टकराव में बदल जाएगा जिसका प्रभाव केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले सकता है। ऐसे में दुनिया की नजरें भी इस क्षेत्र पर टिक चुकी हैं, क्योंकि यहां होने वाला हर घटनाक्रम वैश्विक संतुलन को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। जवाब में भारत ने घाटी और उससे बाहर के जोन को टैक्टिकल ग्रिड की तरह पकड़ लिया है और हर सेक्टर में ऑब्जर्वेशन पॉइंट की संख्या बढ़ा दी है। स्नाइपर टीमें आगे बढ़ चुकी हैं और फ्रंट लाइन के पीछे मोबाइल असॉल्ट स्क्वाड को रेडी स्टैंड बाय पर रखा गया है, ताकि अगर किसी भी दिशा से घुसपैठ या पीओके पर किसी भी तरीके से घुसने की अचानक हमले की कोशिश हो तो तुरंत काउंटर पुश बैक करके दुश्मन को शुरुआती लाइन से पीछे धकेल दिया जाए। दिल्ली की तरफ से इस बार जो संदेश निकला है वह पहले से कहीं ज्यादा कड़ा और बिना किसी डिप्लोमेटिक शुगर कोटिंग के है। भारत ने साफ साफ कह दिया है कि पीओके में ड्रैगन की हर नई तैनाती को सीधे उकसावे की कार्रवाई मान करके भारत एक्शन कर रहा है। केवल घाटी ही नहीं बल्कि उसके हर सेक्टर में जो भी नया कैंप, जो भी नया टैंक फॉर्मेशन या नई एयर पोजीशन सेट की जाएगी, उस पर भारत अपने सैन्य अधिकार सुरक्षित रखता है और जरूरत पड़ने पर प्री इंपेमेटिव तरीके से भी एक्शन जारी किया जाएगा। भारत ने यह भी संकेत दिए हैं कि अब उसकी रणनीति सिर्फ डिफेंसिव नहीं बल्कि जवाब देने तक सीमित नहीं रहेगी। जहां खतरा पैदा होगा वहां तक उसकी पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। इधर पीओके की जंग सिर्फ पहाड़ों और घाटियों तक सीमित नहीं रही बल्कि अब कूटनीति के सबसे ऊंचे मंच तक पहुंच चुकी है। संयुक्त राष्ट्र के दफ्तरों में इन दिनों जब बंद दरवाजों के पीछे मीटिंग हो रही हैं, उनमें पीओके का नाम सबसे ऊपर है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के कई सदस्य मुल्क अब यह खुल के मान चुके हैं कि यदि हालात को इसी तरीके से छोड़ दिया गया तो यह संघर्ष बहुत ही ज्यादा आक्रामक हो जाएगा। केवल सरकमस्टेंस तक बात नहीं रहेगी बल्कि क्रॉस रीजनल संकट का रूप यह ले लेगी। भारत ने यूएन के सामने जो डोजियर और विजुअल प्रूफ रखे हैं उनमें पीओके में ड्रैगन की टैंक रेजिमेंट की तैनाती, ड्रोन फुटेज में दिखे बख्तरबंद काफिले और साझा ऑपरेशन के साक्ष्य मौजूद हैं। सोचिए, इस पूरे घटनाक्रम में पीओके में या पाक और भारत के बीच का जब आपसी मामला है तो चीन की दखलंदाजी कैसे बर्दाश्त हो। इन सब के जरिए भारत ने स्थापित कर दिया है कि कोई नेचुरल पीस कीपिंग उपस्थित नहीं है बल्कि पूरी तरीके से एक पक्षीय सैन्य हस्तक्षेप है जो पीओके को युद्ध क्षेत्र में इस वक्त तब्दील कर रहा है। यूएन के भीतर चल रही बहस में अब दो स्पष्ट धड़ दिखने लगे हैं। एक धड़ा मानता है कि स्टेटस क्यू फ्रीज की बात दोहराकर हालत को अस्थायी तौर पर रोका जा सकता है, यानी जो जिस जगह है वहीं रुक जाए, कोई आगे ना बढ़े। भारत ने इस धारणा को पूरी ताकत के सवाल के साथ उठाया है। भारतीय प्रतिनिधि ने दो टोक कहा कि यथास्थित फ्रिज का मतलब यह नहीं हो सकता है कि जो नई आक्रामक तैनाती पिछले कुछ हफ्तों में की गई है, जो चीन ने घुसपैठ की कोशिश और वहां पर स्थिति अपनी उपस्थिति दर्ज की है, उसे हम बर्दाश्त कर लें, उन्हें भी स्थायी बना दिया जाए। भारत का साफ कहना है कि अगर सच में स्टेटस क्यू की बात करनी है तो बेसलाइन वही होगी जो ड्रैगन के पीओके में एंट्री से पहले थी। उस दिन से पहले नीलम घाटी में ना तो विदेशी टैंकों की रेजिमेंट थी और ना ही जॉइंट वॉर कॉरिडोर की खुली तैयारी थी। यही वजह है कि भारत ने अब यूएन पर खुलकर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र के मंच पर हाल के दिनों में जो घटनाक्रम तेजी से विकसित हुआ है, उसने दक्षिण एशिया की भू राजनीतिक संवेदनशीलता को एक बार फिर वैश्विक बहस के केंद्र में ला खड़ा किया है। भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया विस्तृत डोजियर और उसके साथ संलग्न विजुअल प्रूफ केवल एक औपचारिक कूटनीतिक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि एक सुविचारित रणनीतिक हस्तक्षेप के रूप में सामने आया है, जिसका उद्देश्य न केवल तथ्यों को उजागर करना है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह स्पष्ट संदेश देना भी है कि क्षेत्रीय संप्रभुता और सुरक्षा के मुद्दों पर भारत किसी भी प्रकार की बाहरी दखलंदाजी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। इस डोजियर में शामिल साक्ष्यों, जिनमें पीओके के भीतर कथित रूप से तैनात ड्रैगन की टैंक रेजिमेंट, ड्रोन फुटेज में कैद बख्तरबंद काफिलों की आवाजाही और संयुक्त सैन्य अभियानों के संकेत शामिल हैं, ने पूरी बहस को एक नए आयाम पर पहुंचा दिया है। यह केवल सीमा विवाद का प्रश्न नहीं रह गया बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून, क्षेत्रीय संतुलन और शक्ति प्रदर्शन की राजनीति का जटिल संगम बन चुका है। भारत का तर्क अत्यंत स्पष्ट और सुसंगत है। यदि यह एक द्विपक्षीय मुद्दा है जो ऐतिहासिक, राजनीतिक और कानूनी रूप से भारत और पाकिस्तान के बीच सीमित है,
तो इसमें किसी तीसरे पक्ष, विशेषकर एक वैश्विक शक्ति की सैन्य उपस्थिति कैसे वैध मानी जा सकती है? यह प्रश्न केवल नैतिक या भावनात्मक नहीं, बल्कि रणनीतिक और कानूनी दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत ने यह स्थापित करने का प्रयास किया है कि पीओके में जो गतिविधियां देखी जा रही हैं, वे किसी भी प्रकार से नेचुरल पीस कीपिंग या स्थिरता बनाए रखने की श्रेणी में नहीं आती, बल्कि यह एक सुनियोजित एक पक्षीय सैन्य हस्तक्षेप है, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय समीकरणों को बदलना और एक नई भू राजनीतिक वास्तविकता थोपना है। इस संदर्भ में स्टेटस क्यू की बहस विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है। संयुक्त राष्ट्र के भीतर इस समय दो स्पष्ट धड़े उभर कर सामने आए हैं। पहला धड़ा यह मानता है कि वर्तमान स्थिति को यथावत बनाए रखना, अर्थात स्टेटस क्यू फ्रीज, तनाव को अस्थायी रूप से नियंत्रित करने का एक व्यावहारिक तरीका हो सकता है। उनका तर्क है कि यदि सभी पक्ष अपनी वर्तमान स्थिति पर रुक जाएं और आगे कोई सैन्य गतिविधि न करें, तो एक स्थिर वातावरण बनाया जा सकता है जिसमें कूटनीतिक समाधान की संभावनाएं तलाश की जा सके। पहली नजर में यह प्रस्ताव संतुलित और शांतिपूर्ण प्रतीत होता है, लेकिन भारत ने इस दृष्टिकोण की बुनियादी खामियों को बेहद तीखे और तार्किक तरीके से उजागर किया है। भारत का कहना है कि स्टेटस क्यू को फ्रीज करना तभी न्याय संगत हो सकता है जब वह एक निष्पक्ष और पूर्व आक्रामक स्थिति को प्रतिबिंबित करता हो। यदि हाल के हफ्तों में किसी पक्ष द्वारा आक्रामक सैन्य तैनाती की गई है, विशेषकर ऐसी तैनाती जो पहले कभी उस क्षेत्र में मौजूद नहीं थी, तो उसे यथास्थिति का हिस्सा मान लेना न केवल तथ्यात्मक रूप से गलत होगा, बल्कि यह आक्रामकता को वैधता प्रदान करने जैसा भी होगा। भारतीय प्रतिनिधि ने संयुक्त राष्ट्र में स्पष्ट शब्दों में कहा कि स्टेटस क्यू का अर्थ यह नहीं हो सकता कि जो नई सैन्य वास्तविकताएं बलपूर्वक स्थापित की गई हैं, उन्हें स्थायी रूप दे दिया जाए। यह दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय न्याय और संप्रभुता के सिद्धांतों के विरुद्ध है। भारत ने एक वैकल्पिक और अधिक न्याय संगत आधार रेखा प्रस्तुत की है। यदि वास्तव में स्टेटस क्यू पर सहमति बनानी है, तो उसकी शुरुआत उस स्थिति से होनी चाहिए जो ड्रैगन की पीओके में कथित एंट्री से पहले अस्तित्व में थी। उस समय नीलम घाटी में किसी विदेशी टैंक रेजिमेंट की तैनाती नहीं थी, न ही किसी प्रकार के संयुक्त युद्ध कॉरिडोर की खुली तैयारी के संकेत थे। यह एक अपेक्षाकृत स्थिर स्थिति थी जिसे अचानक बदल दिया गया। भारत का यह तर्क न केवल ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है, बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून के उस सिद्धांत से भी मेल खाता है जो नॉन एग्रेशन और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को प्राथमिकता देता है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और महत्वपूर्ण पहलू उभर कर सामने आया है: सूचना और दृश्य साक्ष्यों की शक्ति। भारत द्वारा प्रस्तुत ड्रोन फुटेज और अन्य विजुअल प्रूफ ने बहस को केवल कूटनीतिक दावों तक सीमित नहीं रहने दिया, बल्कि इसे ठोस, सत्यापन योग्य तथ्यों पर आधारित बना दिया है। आधुनिक युद्ध और कूटनीति में यह एक निर्णायक बदलाव है, जहां नैरेटिव केवल शब्दों से नहीं, बल्कि डेटा और दृश्य प्रमाणों से निर्मित होता है। इन साक्ष्यों ने उन देशों के लिए भी स्थिति को नजरअंदाज करना कठिन बना दिया है जो पारंपरिक रूप से न्यूट्रल रुख अपनाते रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के भीतर चल रही इस बहस का प्रभाव केवल इस क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा। यह भविष्य में ऐसे सभी मामलों के लिए एक मिसाल बन सकता है जहां किसी तीसरे पक्ष द्वारा किसी द्विपक्षीय विवाद में सैन्य हस्तक्षेप किया जाता है। यदि इस मामले में आक्रामक तैनाती को स्टेटस क्यू के नाम पर स्वीकार कर लिया जाता है, तो यह एक खतरनाक प्रेसिडेंट स्थापित करेगा जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को अस्थिर कर सकता है। यही कारण है कि भारत ने इस मुद्दे को केवल एक क्षेत्रीय विवाद के रूप में नहीं, बल्कि एक व्यापक वैश्विक चिंता के रूप में प्रस्तुत किया है। भारत की रणनीति इस समय बहुस्तरीय प्रतीत होती है। एक ओर वह कूटनीतिक मंचों पर सक्रिय है, जहां वह अपने तर्कों को मजबूती से रख रहा है और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने का प्रयास कर रहा है। दूसरी ओर वह सूचना युद्ध के क्षेत्र में भी प्रभावी ढंग से काम कर रहा है, जहां वह अपने नैरेटिव को तथ्यों और साक्ष्यों के माध्यम से स्थापित कर रहा है। इसके अलावा भारत का यह रुख उसके घरेलू राजनीतिक और रणनीतिक संदेश का भी हिस्सा है, जिसमें यह स्पष्ट किया जा रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। दिल्ली की मांग है कि यूएन सिर्फ अपील या सिंबॉलिक रेजोल्यूशन पास करने की जगह सीधे और स्पष्ट शब्दों में ड्रैगन से कहे कि वह पीओके से अपनी सेना तुरंत वापस खींचे।
भारत ने यह दलील भी रखी कि पीओके मूल रूप से उसकी क्षेत्रीय अखंडता से जुड़ा सवाल है और यहां पर किसी भी तीसरे देश की सैन्य मौजूदगी को अंतर्राष्ट्रीय कानून और स्थिरता दोनों के खिलाफ माना जाएगा। कई गैर पक्षधर देशों ने बंद कमरे में इस बात का समर्थन किया है कि जब दो न्यूक्लियर आर्म नेबर किसी तीसरे तैनाती से और भड़क रहे हैं तो उस तीसरे के कदम को पीछे खींच लेना चाहिए। लेकिन सब कुछ इतना सीधा भी नहीं है। ड्रैगन की तरफ से यूएन मंच पर लगातार तर्क दिया जा रहा है कि उसकी सेना केवल सीमित सुरक्षा सहयोग के तहत मौजूद है। उसका मकसद हालत को स्थिर बनाना है। यह नैरेटिव कागजों पर भले साफ दिखाई दे रहा हो, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ और है। जहां टैंक वॉर फॉर्मेशन में खड़े हों, जहां हैवी आर्टिलरी फॉरवर्ड लोकेशन पर शिफ्ट की जा रही हो, जहां फॉरवर्ड पोस्ट के करीब नाइट विजन गॉगल्स पहने जवान ऑटोमेटिक वेपन्स के साथ पेट्रोल कर रहे हों, वहां स्टेबलाइजेशन कम और एस्केलेशन ज्यादा नजर आता है। यही रिपोर्ट दिल्ली से न्यूयॉर्क तक पहुंचाई जा रही है। इस बीच पीओके की धरती पर भारत ने अपने अलर्ट लेवल को एक और पायदान ऊपर चढ़ा दिया है। सेना के भीतर अब इसे ऑलमोस्ट वॉर लाइक विजिलेंस कहा जा रहा है। फॉरवर्ड फॉर्मेशन को सिर्फ स्टैंड गार्ड पर नहीं बल्कि एक्टिव डिफेंस पोस्चरिंग पर रखा गया है। किसी भी सेक्टर में सडन ट्रूप सर्ज या हैवी फायरिंग पैटर्न दिखते ही तुरंत मिलिट्री एक्शन लिए जाएंगे। नीलम घाटी के ऊपर मंडराते अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स की गतिविधियों ने पूरे इलाके की सामरिक संवेदनशीलता को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है, जहां हर उड़ती हुई वस्तु अब सिर्फ एक तकनीकी इकाई नहीं बल्कि संभावित खतरे के रूप में देखी जा रही है। इस बदलते परिदृश्य में निगरानी तंत्र को दोगुना कर दिया गया है, जिसमें अत्याधुनिक रडार सिस्टम, हाई रिजोल्यूशन ऑप्टिकल डिवाइस और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म का समन्वित उपयोग किया जा रहा है ताकि किसी भी संदिग्ध हवाई गतिविधि को समय रहते पहचाना जा सके और तत्काल प्रतिक्रिया दी जा सके। ड्रोन गतिविधियों को पूरी तरह से केंद्रीकृत कंट्रोल के अंतर्गत लाया गया है, जहां से हर मूवमेंट की रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रही है और आवश्यकता पड़ने पर इन ड्रोन को या तो सीमाओं से बाहर धकेल दिया जाता है या फिर उन्हें निष्क्रिय कर दिया जाता है। यह इलेक्ट्रॉनिक न्यूट्रलाइजेशन केवल तकनीकी श्रेष्ठता का संकेत नहीं है, बल्कि यह एक स्पष्ट संदेश भी है कि अब किसी भी प्रकार की हवाई घुसपैठ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बीएसएफ के मोर्चे पर भी हालात में एक मौलिक बदलाव देखने को मिल रहा है। जहां पहले सीमा पर होने वाली छिटपुट गोलीबारी को एक सीमित और स्थानीय घटना मानकर उसका जवाब भी उसी स्तर पर दिया जाता था, वहीं अब हर गोले को एक व्यापक क्षेत्रीय रणनीतिक संदर्भ में देखा जा रहा है। इसका मतलब यह है कि अब प्रतिक्रिया केवल जवाबी कार्रवाई नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, जिसमें सैन्य के साथ साथ मनोवैज्ञानिक और सूचना युद्ध के पहलुओं को भी शामिल किया गया है। जवानों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी उकसावे का तुरंत और प्रभावी जवाब दिया जाए, लेकिन इसके साथ साथ यह भी सुनिश्चित किया जाए कि हर कार्रवाई का दस्तावेजीकरण हो ताकि विरोधी पक्ष द्वारा गढ़े जाने वाले संभावित झूठे नैरेटिव को समय रहते नकारा जा सके। इसी उद्देश्य से कई संवेदनशील पोस्टों पर बॉडी वॉर्न कैमरा, हाई जूम ऑप्टिकल उपकरण और अन्य रिकॉर्डिंग सिस्टम तैनात किए गए हैं, जो हर गतिविधि को कैद कर रहे हैं। यह केवल सैन्य कार्रवाई का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह सूचना युद्ध के एक महत्वपूर्ण आयाम को दर्शाता है, जहां सच्चाई को प्रमाणित करने के लिए हर दृश्य, हर आवाज को सुरक्षित रखा जा रहा है। आधुनिक युद्ध केवल हथियारों से नहीं बल्कि सूचनाओं और धारणाओं से भी लड़ा जाता है और इसी को ध्यान में रखते हुए बीएसएफ की रणनीति को अपडेट किया गया है। दूसरी ओर पीओके के भीतर हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और वहां की जमीनी हकीकत इस बात की गवाही दे रही है कि यह संकट केवल सैन्य नहीं बल्कि सामाजिक और मानवीय भी है। अस्थायी अस्पतालों और फील्ड मेडिकल कैंपों पर बढ़ता दबाव इस बात का संकेत है कि संघर्ष का प्रभाव सीधे तौर पर लोगों के जीवन पर पड़ रहा है। घायल सैनिकों के साथ साथ आम नागरिकों की संख्या भी बढ़ रही है, जो इस तनावपूर्ण माहौल में खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। स्थानीय लोगों में डर, अस्थिरता और भविष्य को लेकर गहरी चिंता व्याप्त है। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि पीओके में स्कूल बंद कर दिए गए हैं, जिससे बच्चों की शिक्षा बाधित हो रही है और एक पूरी पीढ़ी अनिश्चितता के साए में जीने को मजबूर है। बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है, दुकानें आधे शटर पर चल रही हैं और आर्थिक गतिविधियां लगभग ठप हो चुकी हैं। रोजमर्रा की जिंदगी पूरी तरह से प्रभावित हो गई है, जहां लोग दिन ढलते ही अपने घरों से निकलना बंद कर देते हैं
और सुरक्षित स्थानों या बंकरों में शरण लेने को मजबूर हो जाते हैं। इस पूरे घटनाक्रम में एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आया है और वह है बाहरी सैन्य उपस्थिति का बढ़ना। पाकिस्तान की सेना के साथ साथ चीन की सेना की बढ़ती मौजूदगी ने स्थानीय लोगों की चिंताओं को और गहरा कर दिया है। यह केवल सैन्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि यह क्षेत्रीय समीकरणों में एक बड़े बदलाव का संकेत भी है, जिसका सीधा असर वहां के आम लोगों पर पड़ रहा है। लोगों के मन में यह सवाल गूंज रहा है कि क्या उनका क्षेत्र एक बड़े भू राजनीतिक संघर्ष का मैदान बनता जा रहा है, जहां उनकी आवाज और उनके अधिकार धीरे धीरे दबते जा रहे हैं। इस पूरी स्थिति ने स्थानीय स्तर पर असंतोष और विद्रोह की भावना को भी जन्म दिया है। लोग अब केवल दर्शक नहीं रहना चाहते, बल्कि वे अपनी स्थिति को लेकर खुलकर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि इस तरह की परिस्थितियों में विरोध दर्ज कराना भी जोखिम भरा हो जाता है, क्योंकि सैन्य नियंत्रण के बीच किसी भी प्रकार की असहमति को दबाया जा सकता है। फिर भी अंदर ही अंदर एक असंतोष सुलग रहा है, जो कभी भी बड़े रूप में सामने आ सकता है। इस पूरे परिदृश्य को देखते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि नीलम घाटी और उसके आसपास का क्षेत्र अब केवल एक भौगोलिक सीमा नहीं रह गया है, बल्कि यह एक जटिल सामरिक, राजनीतिक और मानवीय संघर्ष का केंद्र बन चुका है। यहाँ हर गतिविधि, हर निर्णय और हर प्रतिक्रिया का प्रभाव दूरगामी हो सकता है। ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि न केवल सैन्य स्तर पर, बल्कि कूटनीतिक और मानवीय स्तर पर भी संतुलित और संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाया जाए, ताकि स्थिति को और अधिक बिगड़ने से रोका जा सके और क्षेत्र में स्थिरता और शांति की संभावनाओं को बनाए रखा जा सके। बच्चे आसमान में उड़ते हर जहाज से डर रहे हैं कि कहीं यह अगला हमला ना हो जाए। भारत ने इस मानवीय संकट को भी यूएन के सामने विस्तार से रखा है। भारत ने कहा है कि पीओके किसी और का नहीं, बल्कि उसका भी हिस्सा रहा है। वहां के लोग कश्मीरी हैं, हमारे लोग हैं, और अगर उन पर कोई भी कार्रवाई होती है तो भारत पीछे नहीं हटेगा। जब पीओके के निर्दोष नागरिक बारूद के ढेर पर बैठने को मजबूर कर दिए जा रहे हैं, उनकी छतों के ऊपर से हैवी वेपन गुजर रहे हैं, तब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की जिम्मेदारी सिर्फ अपील या बयान तक सीमित कैसे रह सकती है। भारत ने डाटा के साथ यह दलील दी कि पीओके में बढ़ती सैन्य तनातनी वहां के जनजीवन को बर्बाद कर रही है, और इसकी मूल वजह बाहरी ताकतें हैं, जिन्होंने इस क्षेत्र को संघर्ष का मैदान बना दिया है। इसी दबाव के बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव के दफ्तर से कुछ कड़े शब्दों वाली बयानबाजी भी सामने आई है। आधिकारिक बयानों में संतुलन भले दिखाई दे, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग में सामने आया है कि यूएन भारत की चिंताओं को पहले से ज्यादा गंभीरता से ले रहा है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार महासचिव ने ड्रैगन के शीर्ष नेतृत्व को निजी तौर पर संकेत भेजा है कि अगर पीओके से सैन्य डीएस्केलेशन जल्द शुरू नहीं हुआ, तो अगला कदम औपचारिक निंदा और कूटनीतिक अलगाव की दिशा में भी जा सकता है। भारत की तरफ से संदेश साफ है कि वह किसी भी सार्थक यूएन पहल में सहयोग करेगा, बशर्ते पहला कदम अनिवार्य हो। पीओके से तीसरी ताकत के टैंक और भारी हथियार हटाए जाएं। भारत यह भी कह रहा है कि अगर इंटरनेशनल ऑब्जर्वेशन मिशन भेजने की बात होती है, तो वह इस शर्त पर विचार कर सकता है कि उनकी तैनाती न्यूट्रल जोन में हो और उनका पहला काम ग्राउंड सिचुएशन का निष्पक्ष दस्तावेजीकरण हो। पीओके में भारतीय बलों की तैनाती अब मल्टी डोमेन हो चुकी है। जमीनी सेना के साथ वायु और तकनीकी संसाधनों का समन्वय स्थापित हो चुका है। कई जगहों पर, खासकर नीलम घाटी और आसपास के क्षेत्रों में जहां चीन ने अपनी उपस्थिति बढ़ाने की कोशिश की थी, भारत ने उस रणनीति को विफल करते हुए अपने बलों को पूरी तरह तैनात कर दिया है।